राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक उपचार से। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना और हालत को गंभीर होने से बचाना। आगे करते हैं प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था। तो ये अपनाया था सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने प्राथमिक उपचार को सबसे पहले अपनाया था। प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार आते हैं। तो प्राथमिक उपचार में स्वयं सहायता एवं प्राथमिक सहायता आते हैं। आगे करते हैं, वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है। तो वह कहलाती है स्वयं सहायता। जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना उपचार करता है तो वह स्वयं सहायता कहलाती है। उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों द्वारा सबसे पहले उपचार किया जाता है। तो इसका नाम है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन सी सामग्री होनी चाहिए। तो इनका नाम है पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेंज के टुकड़े, वैकेंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटॉल, स्प्रिट, दर्द निवारक दवाएं और खपची। ये सभी प्राथमिक उपचार पेटिका में सामग्री होनी जरूरी है। पट्टी, प्लास्टर, जीवाणुहीन गेज के टुकड़े, वैकेंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी, डिटॉल, स्प्रिट, दर्द निवारक दवाएं और खपची। प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व अपेक्षित आवश्यक व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो ये होने चाहिए कि वह शांत और अच्छा निर्णय लेने वाला हो, प्राथमिक सहायता की जानकारी रखता हो, व्यवहार कुशल हो और दुर्घटना के कारण बनी परिस्थितियों को सतर्कता से समझने वाला होना चाहिए प्राथमिक सहायता करने वाले व्यक्ति को। खेलों में चोटें क्यों लगती हैं। तो खेलों में चोटें खेलों के नियम का पालन न करना, वैज्ञानिक तौर पर परेशान, गलत प्रशिक्षण व तकनीक उपकरण का प्रयोग करना। गलत प्रशिक्षण, गलत तकनीक और गलत उपकरण का प्रयोग करने से खेलों में चोटें लगती हैं। आगे करते हैं, हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है फ्रैक्चर। हड्डी के टूटने व चटकने को फ्रैक्चर कहते हैं। खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। तो ये सिद्धांत अपनाया गया है सबसे पहले आराम देना, फिर बर्फ लगाना तथा दबा देना और चोट लगे अंग को ऊपर उठाना। आगे करते हैं, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है क्रायोथेरेपी। बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्रायोथेरेपी कहते हैं। फ्लैट फुट का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है। तो ये पेडोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है फ्लैट फुट का पता। ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्तस्राव न हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन से पहले ताकि रक्तस्राव ज़्यादा न हो। एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है। तो ये डोपिंग कहलाता है। एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके की दवाइयों का सेवन करना डोपिंग के अंतर्गत आता है। घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज़्यादा लगने की संभावना है। तो ये लगती है फुटबॉल में। डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। तो ये मूत्र का परीक्षण किया जाता है डोपिंग टेस्ट के लिए। आगे चलते हैं, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोथेरेपी। पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है। तो ये व्हर्लपूल बाथ के नाम से जाना जाता है। चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है कंट्रास्ट बाथ। ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को कंट्रास्ट बाथ के नाम से जाना जाता है। आगे करते हैं, चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबोकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका नाम है क्रायोकाइनेटिक्स। क्रायोकाइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है।
चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबो गति करवाने की विधि को क्रायोकाइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किस उपचार में मोच का प्रयोग किया जाता है और उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है वैक्स थेरेपी। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है? तो ये कहलाता है वार्म अप। चोटों से बचने के लिए सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। खेलों में चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो ये इनका नाम है गंभीर चोट, ओवरयूज चोट। खेलों में चोटों को दो भागों में बांटा गया है, गंभीर चोट और ओवरयूज चोटें। आगे करते हैं। लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? तो इसका नाम है स्प्रेन। लिगामेंट का खिंचाव और टूटना स्प्रेन कहलाता है। पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव या फटना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्ट्रेन। हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? तो इसका नाम है मल्टीपल फ्रैक्चर। हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। आगे चलते हैं। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? तो इसका नाम है मिश्रित फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूट जाती हैं। चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? तो इसका नाम है कंट्यूजन। अभी हाल में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवरयूज इंजरी हुई थी? तो ये हुई थी टेनिस एल्बो। आगे चलते हैं। हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो इसका नाम है जटिल अस्थिभ्रंश। हड्डी टूटने की पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दर्द व सूजन, नील पड़ जाना, रक्तस्राव, हड्डियों का आपस में रगड़ने की आवाज़ आना, सभी हड्डी टूटने की पहचान होती है। आगे चलते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं या टूटती नहीं? तो वो कहलाती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, टूटती नहीं, वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। खेल में चोट लगने के बचाव के क्या क्या तरीके हैं? तो खेलों में चोटों से बचने के बचाव है खिलाड़ी की फिटनेस, ठीक तरह से वार्म अप, खेल के पश्चात कूल डाउन, नियमों का पालन, सही तरीके से वेशभूषा और सही उपकरण का प्रयोग करना सभी खेलों में चोटों से बचने के उपाय हैं। हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? तो हड्डियों के फ्रैक्चर 4 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो ये हैं साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त व खुला फ्रैक्चर। आगे चलते हैं। चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थान से कुचल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो इसका नाम है एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर। एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर कहलाता है। मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन के कारण होने वाला फ्रैक्चर एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर कहलाता है। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टर्निक्वेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे। आगे चलते हैं। खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एब्रेशन कहते हैं। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? तो ठंडा पानी या बर्फ का प्रयोग किया जाता है जल जाने के बाद। लिगामेंट्स में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? तो ये स्प्रेन कहलाती है। आगे चलते हैं। खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस से क्या तात्पर्य है? तो आर मीन्स रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। आराम, बर्फ, दबाव और ऊंचा। भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? तो इसका नाम है IASM। खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? इसका नाम है स्टिचेस। पेट में अचानक तीखा दर्द उठता है तो उसको स्टिचेस के नाम से जाना जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस शरीर के किस भाग में लगता है? तो ये वर्टिब्रा में। मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है मार्च फ्रैक्चर।
पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोटें लगती हैं? तो इसका नाम है ब्रेस्ट हिल फ्रैक्चर। एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे लगती है? तो एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट टखने में लगती है। आगे चलते हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं नीडिंग को। जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? तो ये ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होती है भोजन की आवश्यकता। संक्रामक रोग है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग का नाम है। श्वसन में परेशानी कहलाती है डायसोफिया। श्वसन में परेशानी डायसोफिया कहलाती है। आगे चलते हैं। जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है? तो ये करता है जिला चिकित्सा अधिकारी। जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण जिला चिकित्सा अधिकारी करता है। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। शरीर की मांसपेशियाँ किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं? तो शरीर की मांसपेशियाँ पोटेशियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। आगे चलते हैं। क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अल्ट्राथेरेपी के द्वारा क्रोनिक इंजरी का उपचार किया जाता है। सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो कंट्रास्ट बाथ के द्वारा सूजन को कम किया जाता है। विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है। तो ये अपनाई जाती है करेक्टिव एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। फ्रैक्चर का क्या अर्थ है? तो फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी का टूटना। लंबरगो से क्या तात्पर्य है? तो इसका अभिप्राय है कमर दर्द। लंबरगो कमर दर्द कहलाता है। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो सूजन को कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है? तो ये होती है एड्रिनल ग्रंथि से। अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति एड्रिनल ग्रंथि के कारण होती है। टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में लगती है? तो टेनिस एवं बैडमिंटन में। एफ्लुएज नामक शब्द किससे संबंधित है? तो ये मालिश से संबंधित है। टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है टेंडन में जलन। थकान का क्या कारण होता है? थकान का कारण होता है लैक्टिक एसिड का बनना शरीर में थकान का कारण होता है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है हाथ में। खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो इसमें होता है इथाइल क्लोराइड। पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? तो इनका नाम है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध कम होना और हवा की डेंसिटी कम होना, ये सभी ऊंचाई पर प्रभाव पड़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल का कम हो जाता है, हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है और हवा की डेंसिटी भी कम हो जाती है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये होती है एरोबिक क्षमता। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से एरोबिक क्षमता विकसित होती है। गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ऊष्मा थकान व ऊष्मा आघात की समस्याएं होती हैं। आगे चलते हैं। ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? तो पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है और सिर और वक्ष में दर्द शुरू हो जाता है। ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशियां तनाव और संकुचन की गति धीमी हो जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है, क्षतिपूर्ति में देरी और ग्लाइकोजन का संग्रहण कम हो जाता है। ठंडे वातावरण में अभ्यास करने से मांसपेशियों में तनाव, संकुचन की गति धीमी, मांसपेशियों का सख्त होना, क्षतिपूर्ति में देरी और ग्लाइकोजन का संग्रह कम हो जाता है। एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है? तो ये डोपिंग कहलाता है। अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी गलत दवाइयों का प्रयोग करता है तो वो डोपिंग के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।